हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और मैं विनय गुप्ता आज जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो है डायरेक्टिंग के बारे में। ये हमारा महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हम चौथा पार्ट आप पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 3 पार्ट पहले ही पढ़ लिया था। हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में देखा था, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखा था, स्टाफिंग के बारे में देखा था, और आज हम सीखेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायरेक्टिंग, ये एग्जाम में आता ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्टिंग को जो भी हम पढ़ें एकदम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ने में क्या है, मजा भी आता है ऐसे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव सेक्शन में आप मुझे देख रहे हैं, तो जो ये चैनल्स जो भी है आप जब मुझे देख रहे हैं तो वो 2 या 3 दिन में यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको कभी भी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो साथ में बेल आइकॉन को भी बटन दबा दीजिए, कि जिसके द्वारा मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। कमेंट भी कर दीजिए कि मैं आगे के लेक्चर भी ऐसे ही बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग होता क्या है? देखो, मैंने जो कुछ भी पहले के लेक्चर्स में किया, तो पहले के लेक्चर में मैंने आपको यही चीज़ गाइड किया था कि देखो, अगर कुछ भी चीज़ आप काम को कर रहे हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर चला रहे हो तो आप उसके बारे में सोचते हो। तो 2 चीज़ रख के सोच सकते हो, चाहे आप मालिक बन के सोचो, या नौकर बन के सोचो, या एम्प्लॉय बन के सोचो। अगर मालिक बन के सोच रहे हो तो मालिक के हिसाब से सोचो, एक डायरेक्टर के हिसाब से सोचो, एक मैनेजर के हिसाब से सोचो कि मैं मैनेजर हूँ एम्प्लॉय का, तो मैनेजर क्या क्या काम कर सकता है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को लेकर सोचो कि अगर मेरे अंदर ये ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कैसे चलाऊँ, मेरे अंदर में क्या कैपेसिटी, क्या चीज़ हो सकता है कि मैं उसको हैंडल करूँ। ये अगर आपने ये चीज़ बन के अगर सोचना चालू कर देना, तब आप थ्योरी कभी भूलेगा ही नहीं, आपको लर्न रहेगा, आप अपने मन से भी वो चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करना है डायरेक्टिंग के बारे में, और उसी चीज़ को मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग है क्या? डायरेक्टिंग एक्चुअली है क्या, ये मुझे जानना जरूरी है सबसे पहले। देखो, कोई भी अगर थ्योरी आप लर्न कर रहे हो तो हमने हर चीज में कोई ना कोई हिंट जरूर दिया था, एक स्टोरी बताई थी, कहानी बताई थी, और उस कहानी से मुझे याद करना था। तो डायरेक्टिंग जब करना है तो मुझे 4 चीज याद रखना है। देखो, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ: इंस्ट्रक्टिव, गाइड, कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय। तो हमने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला इंस्ट्रक्ट, दूसरा मैंने बोला गाइड, तीसरा मैंने बोला कम्युनिकेशंस, चौथा बोला इंस्पायर, पांचवा मैंने बोला मोटिवेट, और छठा बोला सुपरवाइजिंग। और ये किसको करना है? एम्प्लॉय को करना है। किसको करना है? एम्प्लॉय को देना है। अगर एम्प्लॉय को अगर ये चीज आप करते हो, इंस्ट्रक्शन अच्छे से देते हो, गाइड अच्छे से करते हो, कम्युनिकेट अच्छे से करते हो, इंस्पायर अच्छे से करते हो, मोटिवेट करते हो, सुपरवाइजिंग का अच्छे से काम करते हो, तो ये पूरी डिफिनेशन ही हमारा डायरेक्टिंग है। अब समझो, अब यहीं पे कहानी स्टार्ट हो गई हमारी कि डायरेक्टिंग फंक्शंस मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ऐसा पार्ट है। समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और सुपरवाइजिंग का काम करना, वो क्या करना है? डायरेक्टिंग होता है, जिसके द्वारा वो एम्प्लॉय अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो अच्छे से अचीव कर सके। समझ गया क्वेश्चन? मैंने क्या बोला, ध्यान सुना। डायरेक्टिंग फंक्शंस मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ऐसा पार्ट है कि हम किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको गाइड करेंगे, हम उसको अच्छे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, और सुपरवाइज करते रहेंगे समय समय पे, कि जिसके द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हो वो क्या हो सके? अचीव हो सके। समझ गया? अब उसी चीज को मैं थोड़ा सा, ये चीज तो मैं एक नॉर्मल डिफिनेशन हो गई डायरेक्टिंग के, लेकिन अब यहां से समझो कि एक्चुअली कैसे पॉसिबल है ये। देखो, हमने
इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें पहले में क्या देखा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हम सबसे पहले प्लान बनाते थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा काम होगा वो होगा डायरेक्टिंग का। उस ऑर्गेनाइजेशन आपने प्लान बना लिया, लेकिन उसको सबसे बड़ा काम, उसको चलाना कैसे ऑर्गेनाइजेशन को, करना कैसे ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है डायरेक्टिंग का। अगर डायरेक्टिंग नहीं रहेगा ना तो पॉसिबल नहीं है आपका कि आप ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला सके और आपका गोल अचीव हो सके। अब समझो वो काम करेगा कौन? मैनेजर करेगा। कौन? मैनेजर। कैसे? अब ध्यान देना यहाँ पे हमने पहले क्या किया, हमने एम्प्लॉय लगा लिए। एम्प्लॉय को उसके जॉब रोल के हिसाब से, उसके रोल के हिसाब से उसको जॉब प्रोवाइड कर दिया, उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया। अब मुझे काम को करवाना कैसे है, काम को करवाएगा कौन, करना कैसे है, ये गाइड करेगा कौन? मैनेजर। तो देखो जब कोई हम ऑर्गेनाइजेशंस में, जब को हम ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करेंगे तो हमने अपने नए एम्प्लॉय बना लिए। अपने एम्प्लॉय, इसके पहले ही आपने स्टाफिंग के बारे में देखा था कि हमने एम्प्लॉय बना लिया, लेकिन मैनेजर का सबसे पहला काम होगा इंस्ट्रक्शन देना। सबसे पहला काम क्या होगा? इंस्ट्रक्शन। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन देना। अब देखो कैसे, इंस्ट्रक्शन का मतलब को काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो कौन बताएगा? मैनेजर बताएगा। और किस तरह, समझ गया? इतना समझ गया ना? इंस्ट्रक्शन का मतलब कि आपने एम्प्लॉय ले लिया, आपने स्टाफ को सेलेक्ट कर लिया, तो स्टाफ को जब सेलेक्ट कर लिया तो मैनेजर का सबसे जो पहला काम होगा कि उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके काम को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, काम को कैसे किया जाता है, ये सब काम कौन बताएगा? मैनेजर बताएगा। तो वो होता है इंस्ट्रक्शन। दूसरा आता है गाइड। देखो इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, अब देखो सेकेंड पॉइंट पे आ रहा हूं, गाइड। इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया और खुद जाकर कोने में बैठ गए। सुनो मेरी बात को, इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, खुद जाके कोने में जाके बैठ गए, तो वो काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय एक नया है, एम्प्लॉय नया है, उसको नहीं पता है कि कौन से पीसी पे बैठूं। इतना समझ गया? तो मैनेजर का काम होगा कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन देकर जाके खुद में कोने पे मत बैठ जाओ, खुद से जाकर मत सो जाओ, ऐसा नहीं। आप उसको एम्प्लॉय को गाइड करो कि वो काम को अच्छे से करे। होता है ना, घर में एक बड़े बुजुर्ग होते हैं तो क्या करते हैं, आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं बेटा ऐसे नहीं करो। आपको जब गाइड अच्छे से मिलता है, आप पढ़ने में एकदम वीक हो और आपका बड़ा भाई अगर पढ़ने में तेज है, तो आप क्या करता है, वो आपको गाइड करता है कि नहीं ये ऐसे होगा। तो अगर नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दी, नहीं ये काम करो, और जाकर खुद वो कर दिया और आपको आता ही नहीं, तो अगर वो गाइड अच्छे से होगा तो क्या करेगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा। तीसरा आता है कम्युनिकेशन। देखो तीसरा आता है कम्युनिकेटिंग। तीसरा पॉइंट आ गया कम्युनिकेटिंग, यहाँ पे है ना। तो कम्युनिकेटिंग का मतलब समझ में आएगा, अच्छे से बातचीत करना। ठीक है, एक मैनेजर का फर्ज क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी में नए आ रहे हैं उनके साथ अच्छे से बात करो। आया आपने उसको ए चल उधर, ए काम इधर कर, तो उसके द्वारा क्या होगा कि एक जो भी एम्प्लॉय रहेगा उसके अंदर आपके प्रति व्यवहार खराब हो जाएगा और वो हमेशा क्या करेगा, आपसे चिढ़ता रहेगा। तो ये सबसे गलत बात होगी कि जो भी एम्प्लॉय अगर कंपनी में आते हैं तो आप उसको क्या करो, अच्छे से बात करो। थर्ड आता है इंस्पायरिंग। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे इंस्पायर करते रहो। ध्यान देना, जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको इंस्पायर करो कि वो आगे जाकर भी अच्छा काम करे। समझ गया? इंस्पायर का मतलब समझ गया। अब आता है मोटिवेट। देखो यही चीज आपको इंपॉर्टेंस में भी दिखेंगे। मोटिवेट, मोटिवेट का मतलब क्या हुआ कि कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम को नहीं कर पा रहा है। सुनो मेरी बात को, जब कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको आप मोटिवेट कर, आप उसको ये नीचे मत गिरा दो, अरे तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, आप उसको मोटिवेट करते रहो। जब जितना अच्छा आप उसको मोटिवेट करोगे उसके अंदर हमेशा क्या बनेगा, एक हिम्मत होगा, एक साहस बनेगा और वो काम को अच्छे से करने की कोशिश करेगा। लास्ट होता है सुपरवाइजिंग। आप बार बार क्या करो, जाकर देखते रहो, सुपरवाइज करते रहो कि जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो वो जब आपने सुपरवाइजिंग अच्छे से करोगे तो एम्प्लॉय क्या करेगा, आपके बात को सुनेगा भी और देखेगा भी आपको, तो अच्छे से काम को क्या करेगा, वो करेगा, जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव होगा। तो यही चीज होता है डायरेक्टिंग।
तो हम लोगों ने क्या देखा डायरेक्टिंग में? डायरेक्टिंग मैनेजमेंट फंक्शंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके द्वारा हम किसी एम्प्लॉय को अगर अपने गोल्स को अचीव करना रहेगा तो हम उसको क्या देंगे? इंस्ट्रक्शन। याद रखो, इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या? गाइड। तीसरा क्या? कम्युनिकेशन। चौथा क्या? इंस्पायरिंग। पांचवा क्या? मोटिवेशन। और छठा क्या? सुपरवाइजिंग। ये 6 पॉइंट मुझे याद रखना है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे ये 6 पॉइंट मुझे याद रखने हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोल दो। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा गाइड, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा मोटिवेशनल, पांचवा इंस्पायर, छठा सुपरवाइजिंग। और इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ गया, गाइड का मतलब भी समझ में आ गया, कम्युनिकेटिंग का मतलब भी समझ में आ गया, इंस्पायरिंग का मतलब भी समझ में आ गया, मोटिवेशन का भी मतलब समझ में आ गया, सुपरवाइजिंग का मतलब भी समझ में आपको आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी डिफिनीशन, देखो एग्जाम में डिफिनीशन से अगर आप लिखोगे ना तो आप एग्जामिनर के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि अगर नाम के साथ लिखते हो ना तो और अच्छी बात रहती है। तो नेम याद रखा करो, किसी भी एक का नेम याद रखो। जरूरी नहीं है कि आप 10 आपके बुक में दिए तो 10 नहीं, कोई एक का नाम याद रखो और वो एक के नाम को आप क्या करो वहाँ पे शो कर दिया करो पेपर में कि जिसके द्वारा अच्छे से आपको क्या करें मार्क्स मिल जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे। आपने डिफिनेशन अच्छे सबने अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंस का, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। अब बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंस आपको लर्न करना है। तो अब देखो, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में। पहला जो है इनिशिएट एक्शंस। अब देखो, वर्क को इनिशिएट करना के लिए डायरेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो थोड़ा बातों को सुनिएगा क्योंकि हमने जो कहानी है ना उसी कहानी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं जो बोलता हूँ ना वही लिखा रहता हूँ और वही चीज आपको लिखना भी एग्जाम में। ठीक है, इनिशिएट एक्शंस का मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि अगर वर्क को स्टार्ट करना है तो डायरेक्टिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। और वो कैसे? ठीक है, अब सुनो यहाँ पे कि किसी फंक्शंस में के द्वारा जो भी हमने एम्प्लॉय को लिया, ठीक है, हमने बोला ना कि हमने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया और एम्प्लॉय को उसके जॉब रोल के हिसाब से उसको जॉब दे दिया, राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया। ठीक है, तो उसको शुरू में ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। हमने बोला ना कि डिफिनेशन में ही आ गया था इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं उस एम्प्लॉय को कि काम को कैसे करना है, काम को चालू कैसे करना है कि जिसके द्वारा हमारा गोल क्या हो जाए, अचीव हो सके। अब ध्यान सुनो, एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट द अचीव द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। डायरेक्शन का काम क्या होता है? देखो यहाँ पे डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि वो अपने प्लान्स के बारे में एम्प्लॉय को बताता है। जब वो एम्प्लॉय आता है कंपनी में, जब न्यू ज्वाइनिंग होती है तो सबसे पहला बड़ा प्लान होता है इनिशिएटिव, मतलब शुरुआती एक्शन लेना। और कैसे? और वो टाइम टू टाइम उसको क्या कर देता है, डायरेक्शन देता रहता है, दिशा देता रहता है। वो अब सोचोगे कैसे वो देगा। अब सुनो यहाँ मेरी बात को सुनो, एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि जब हम कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं तो सबसे पहले नहीं कि जब हम कंपनी में गए, बैग टांगा, घर से निकले और घर से निकलने के बाद कंपनी में गए, तुरंत पीसी साफ किया, हाथ पैर जोड़ा और काम चालू कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कंपनी में जाते हो तो अच्छी अच्छी कंपनी में क्या होता है, या हर एक कंपनी में होता है, अच्छी अच्छी क्या हर एक कंपनी में होता है कि सबसे पहले आपको एक मीटिंग होती है। एवरी मॉर्निंग जब आप कंपनी में एंट्री मारते हो तो हर एक बंदे का एक मीटिंग होती है और एक मीटिंग रूम होता है, या आपका जो पर्सनली जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे सबको क्या कहते हैं, एक मैनेजर आता है जो कंपनी का रहता है या सुपरवाइजर होता है, एक मीटिंग करता है। वो मीटिंग में अपने टारगेट को बताता है कि आज का टारगेट मेरा ये है, आज का काम मेरा ये है, आज के काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि आज का मेरा गोल अचीव हो सके। एवरी डे होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा कि आपका जो आप काम के प्रति जो आपको सही दिशा दिया गया। बस इतना समझ लो कि आपको एक दिशा दी गई, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया शुरू में ही। जब आपने जॉब पे हाथ कदम रखा, पहला पीसी पकड़ा तो आपने क्या बोला गया, मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या बोला गया, आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको गाइड किया गया, आपको दिशा दी गई कि आज इसी दिशा में आपको चलना है और इसी काम को आपको करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर वो गाइड हमें बार बार मिलता रहेगा और वो मुझे हमेशा अगर वो मैनेजर मुझे या सुपरवाइजर मुझे
हमेशा गाइड करता रहेगा, इंस्ट्रक्ट देता रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, काम को अच्छे से करूंगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है डायरेक्टिंग का क्या होता है, इनिशिएट एक्शन। तो देखो पहला पॉइंट, एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम द सुपरवाइजर। जब कोई एम्प्लॉय या जो कोई भी एम्प्लॉय हो गया, अगर अपने वर्क को स्टार्ट करता है तो सुपरवाइजर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उसको गाइड किया जाता है। द मैनेजर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट अबाउट द व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। मतलब मैनेजर क्या करेगा, आपको बताएगा काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, जिससे द्वारा क्या होगा कि हमारा गोल क्या हो जाएगा, वहां पे अचीव हो जाएगा। समझ गया सबको? तो यही होता है डायरेक्टिंग का पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है, इनिशिएट एक्शंस का। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। तब आते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन पे। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंस पे, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन तो देखो शुरू से ही करते आ रहे हो, मोटिवेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टिंग का मेन मोटिवेशन क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्टिंग डज नॉट मीन्स द गिव ऑफ ऑर्डर ओनली। डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर दो, एम्प्लॉय को ऑर्डर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्डर देना नहीं, उसके अंदर जो सुपरवाइजर है क्या करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करता रहेगा। अब देखो कैसे, आप ऑर्डर दे रहे हो, अब डायरेक्टिंग क्या बोला ना, इंस्ट्रक्शन करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, ये करना, सुपरवाइज करना, यही सब आपने पढ़ा। और उसमें मोटिवेशन भी आया था एक टॉपिक, यही डिफिनेशंस में आया था ना। देखो जो चीज आपने वहां डिफिनेशंस पढ़ी ना, और यहीं पे इंपॉर्टेंस है उसके। देखो अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में आता है तो क्या उसको ऐसा बोलेगा वो काम नहीं करेगा, तब बोल दो अरे तुमको काम नहीं आता है, तुम काम अच्छे से नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा कभी नहीं। आप क्या करो कि सुपरवाइजर गाइड, डायरेक्ट एंड इंकरेज द एम्प्लॉय द परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी। मतलब क्या करो कि अगर कोई एम्प्लॉय काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या अगर वो काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको क्या करो, इंकरेज करो, एम्प्लॉय को इंकरेज करो। आप उसको उसके बारे में हमेशा मोटिवेट करते रहो, नहीं तुम कर सकते हो इस काम को, तुम करो, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो उससे क्या करेगा, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, वो काम करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ेगी, वो खुश होगा उस चीज को लेकर, और वो क्या करेगा, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, लेकिन वो बार बार करने के बाद वो क्या करेगा, उस काम को कर लेगा, और उसके द्वारा क्या होगा, वो अपने परफॉर्मेंस को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। हो गया ना। अगर देखो, अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्टूडेंट को, आपको मैंने ये चीज बोला, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न नहीं होता है, लेकिन मैं बार बार उनको इनकरेज कर रहा हूँ, बार बार उनको समझा रहा हूँ, नहीं तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। वो बार बार करेगा, लेकिन जितना हम ज़्यादा मोटिवेट करेंगे उस चीज़ को, जितना ज़्यादा हम उसको गाइड करेंगे, तो क्या करेगा, उसके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, और वो जब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा तो क्या करेगा, अपने गोल्स को भी वो क्या करने का, अचीव करने की क्षमता रखेगा। तो ये बोला गया, ए मैनेजर मेक यूज द एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन हियर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट। आ गया, तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन समझ गया। मोटिवेशंस का डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्डर देना नहीं, सिर्फ क्या करना, उसको सुपरवाइजर को हमेशा क्या करना, जो भी एम्प्लॉय अगर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्या करो, इनकरेज करो, ठीक है, उसको डायरेक्ट करो, उसको मोटिवेट करो, जिसके द्वारा अपनी बेस्ट एबिलिटी दे सके। और अगर मैनेजर का सबसे बड़ा रोल होता है, अगर वो एम्प्लॉय अगर उसको मोटिवेट करता रहता है तो एम्प्लॉय के अंदर, सबऑर्डिनेट के अंदर क्या करेगा, परफॉर्मेंस में भी क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो ये हो गया मीन्स ऑफ मोटिवेशन। समझ गया, इसको नोट लिख लीजिए खुद से एक बार। तब आते हैं थर्ड पे, फैसिलिटेट चेंजेस। अब आता है तीसरा, फैसिलिटेट चेंजेस या कॉपिंग विद द चेंजेस। अब थोड़ा समझिए फैसिलिटेट चेंजेस का मतलब, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हंसी भी आएगा, थोड़ा सा मजा भी आएगा, आप खुद को लेकर सोचिएगा, ठीक है। देखो डायरेक्टिंग क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करता है। सुनिएगा मेरी बात को, डायरेक्टिंग क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश करता है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा हूँ यहाँ पे, समझिएगा वहाँ पे। अब देखो मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, डे बाय डे कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है, चेंज होने की करता है। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को चेंज करता है तो एम्प्लॉय का एक ही बात आती है, हमेशा एम्प्लॉय कहेगा नो, अरे कोई चेंजेस नहीं करो यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। समझ में आ गया, एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि अरे कोई चेंजेस मत करो यार, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। कुछ नया आता है
तो उसको जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी चीज नया आता है, जैसे मान लो कि पहले वो हाथ से करते थे, तभी कंप्यूटर्स आ गया, तो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको डर लगा रहता है जॉब का। अगर वो चीज आ गया तो मेरी जॉब का क्या होगा। अब समझो, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इजीली तरीके से चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तुरंत नहीं चेंजेस लाता है, इजीली तरीके से क्या करता है, चेंजेस लाता है। एम्प्लॉय को गाइड करके, उसको हमेशा बताता रहता है, गाइड करता रहता है, उनको कन्विनेंस करता रहता है, उनको समझाता रहता है, उसको बताने की कोशिश करता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में ये चेंजेस आएंगे तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे नहीं होंगे, वो आपके लिए भी अच्छे होंगे। अब समझो कैसे। देखो, मैंने जो चीज बोला थोड़ा ध्यान समझिएगा। मैंने बोला फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज चेंजिंग, यानी कि बिजनेस का इन्वायरमेंट हमेशा क्या रहता है, चेंजेस होता रहता है। एडॉप्टिंग द इन्वायरमेंट चेंजेस नेसेसरी द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस होगा या किसी भी अगर मार्केट में कोई चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करता है, उसको चेंजेस लाने की कोशिश करता है। बट जनरली एम्प्लॉय हेरिटेज द एक्सेप्ट द चेंज, लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है, उसको सीधे मना करता है कि अरे यार मत चेंजेस करो, नया जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। क्यों, ध्यान से रहो, क्यों, ऐसा रीजन क्या है। थ्रू द डायरेक्टिंग चेंजेस कैन द इम्प्लीमेंट इजिली बाय गाइडिंग, motivating, communicating, and leadership with the employment can clearly understand the changes and clear the changes are not only the better of organization but there will be the get the benefited। देखो, जब वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंजेस होते हैं तो मैंने अभी बोला कि एम्प्लॉय को डर लगा रहता है अपने जॉब का कि अगर वो चीज आ जाएगा तो मेरी जॉब भी जा सकती है। तो डायरेक्टिंग का काम क्या करता है, वो इजीली तरीके से चेंजेस करता है और एम्प्लॉय को गाइड करता है। देखो यहाँ पे लिख दिया है, मैं थोड़ा सा कलम कर रहा हूँ। उसको गाइड करता है, उसको मोटिवेट करता रहता है, उसको अच्छे कम्युनिकेट करता रहता है, उसके लीडरशिप के बारे में बता रहता है, उसको क्लियरली समझाता है उस चेंजेस के बारे में कि ये सिर्फ चेंजेस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे बेटर नहीं है, वो आपके लिए भी अच्छे हैं। अब देखो कैसे, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल आपको लिखना भी है। कंपनी क्या करेगा, मान लो कंप्यूटराइज सब काम कर दिया, पहले हाथ से काम होता था, अब उसने कंप्यूटराइज कर दिया। एम्प्लॉय नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस, एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सेप्ट चेंजेस को नहीं करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा कि अगर मैं कंप्यूटराइज कोई काम को कर दूंगा तो हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, वो दोनों को सोचेगा, एक ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर भी सोचेगा डायरेक्टिंग और एक एम्प्लॉय को लेकर सोचेगा। तो क्या सोचा वहां पे कि अगर उसने कंप्यूटराइज कर दिया उस काम को तो एम्प्लॉय ने तो मना कर रहे हैं, उनको क्या डर है कि अगर ये चीज कंप्यूटराइज हो जाएगा तो उनके अंदर जॉब का डर रहेगा कि वो जॉब मुझसे चली जाएगी और ये सब कंप्यूटराइज हो जाएगा। लेकिन उसने समझाया, डायरेक्टिंग ने समझाया, मैनेजर ने समझाया कि नहीं, अगर ये चेंजेस होंगे तो आपका टाइम भी कम बचेगा, कॉस्ट भी कम होगा और आपके लिए क्या बेनिफिट्स होगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपका स्किल इंप्रूव होगा, आपके लिए अच्छे कैरियर ऑप्शन बनेंगे, मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब सुनो कैसे, कंप्यूटराइज हो गया, उनको जो काम वो हाथ से करते थे अब वो कंप्यूटर पर सीखेंगे, तो कंप्यूटर पर जब वो सीखेंगे तो उनका नॉलेज बढ़ा, उनका स्किल अपडेट हुआ, स्किल अपडेट हुआ तो क्या हो गया, उनके आगे के लिए भी कैरियर उनका क्या हो गया, सेट हो गया कि आगे भी अगर वो कंपनी छोड़ के कहीं और ज्वाइन करते हैं तो उनका कैरियर वहां पे होगा, हाँ इनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज था, ये चीज के बारे में नॉलेज थे। मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, एम्प्लॉय की बढ़े, मार्केट वैल्यू भी एम्प्लॉय की क्या होगी, वहां पे इंप्रूव होगी। तो ये सब चेंजेस आएंगे फैसिलिटी चेंज में। तो देखो यही चीज मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करो, दिमाग में घुमाओ क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि एम्प्लॉय क्या करता है, डायरेक्टिंग किसी ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस लाने के लिए का बहुत बड़ा हेल्प करता है। देखो ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा इन्वायरमेंट पे, बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अगर वो चेंजेस इन्वायरमेंट पे आते रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस भी उस चेंजेस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, देखो सुनो मैं क्या बोला, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या करता है, वो चेंजेस लाने की क्या करता है, कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सीधे क्या बोलेंगे, ऑलवेज से नो, मतलब कि मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। क्यों चाहते हैं वो, क्योंकि उनको डर लगा रहता है अपने जॉब को खोने का। समझ गया।
तो क्या करते हैं, तो उसको मैनेजर, उसको सुपरवाइजर उनको समझाता है कि मैं ये जो चेंजेस लाऊंगा वो डायरेक्ट नहीं लाऊंगा, उस चेंजेस को उस गाइड करेगा, बताएगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। वो एम्प्लॉय को समझाएगा कि ये चेंजेस सिर्फ आपके लिए अच्छे नहीं है, ये चेंजेस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छी नहीं है, ये आपके लिए भी बेनिफिट्स है। तो एक एग्जांपल लेकर समझाया। उसने क्या बताया, कंपनी ने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया। जब उसने सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया तो एम्प्लॉय ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। तो मैनेजर ने क्या समझाया कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से अगर हम सोचे तो जो आप लोग काम हाथों से 10 घंटे में करते थे, वही काम कंप्यूटर के द्वारा हम कितने घंटे में कर लेंगे, 4 घंटे में कर लेंगे। तो टाइम भी वहां बचेगा, पैसा भी कम होगा, बचेगा यहाँ पे। और दूसरा चीज आपको नॉलेज होगा कि आपको इस चीज के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, जिसके द्वारा आपका स्किल डेवलप होगा, आपका करियर डेवलप होगा, आपको मार्केट वैल्यू भी एम्प्लॉय की क्या होगी, डेवलप होगी। आप उस लेवल पे नहीं रहेंगे, आपकी लेवल क्या हो जाएगा, वहां पे इंप्रूव हो जाएगा। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, फैसिलिटेट चेंजेस। सबको लर्न हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, इसको एक बार खुद से लिखिए, तब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब आता है हमारा 4th पॉइंट, बैलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखो इसको समझो, बैलेंस ऑफ, इसको बोलते हैं प्रोवाइड ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो ये मैंने जो चार्ट बनाया है ना, ये चीज देखो यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स बनाए और तीनों बॉक्स के अंदर लिखना है। ये मैंने सिर्फ आपको मैंने यहाँ पे समझाने के लिए, आपको लिखना कैसे है, मैं जो मैंने बोल रहा हूँ ना वहाँ चीज लिख दीजिएगा। आप देखो कैसे मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने यहाँ पे बोला एक कंपनी के अंदर, समझो यहाँ पे एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी अलग अलग लेवल होते हैं, मतलब उनकी अलग अलग जॉब पोजीशंस होती है। ध्यान से ना, अलग अलग लेवल का मतलब उनकी अलग अलग जॉब पोजीशंस होती है और उनके डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं, मतलब उनके व्यू अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। मैंने बोला कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और वो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं और उनकी अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग व्यू होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो डायरेक्टिंग इसके बारे में क्या सोचता है, तो मैंने एग्जाम्पल के बारे में, ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पे, समझिएगा, एग्जाम्पल के बारे में समझाता है। तो मैंने बोला बैलेंस, अब ऑर्गेनाइजेशंस को बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस लेकर कैसे चलो, बैलेंस का मतलब बराबर। तो डायरेक्टिंग क्या सोचेगा, अब समझो, मान लो कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कोई प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, तो अलग अलग एम्प्लॉय के अलग अलग लेवल्स होते हैं, मतलब हाई लेवल हो गया, लो लेवल हो गया, ठीक है, ऐसे मैंने लेवल बना करके। और हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। एटीट्यूड का मतलब यहाँ से व्यू से समझिएगा, उनके अलग अलग व्यू होते हैं, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखो एक सेल्समैन है, एग्जाम्पल समझिए, एक सेल्समैन है, वो क्या सोचता है कि अगर प्राइस अगर डिक्रीज कर दूं, समझिएगा, अगर मैं प्राइस को डिक्रीज कर दूं तो सेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझिएगा। एक सेल्समैन है, वो बार बार बोल रहा है कि अगर मैं अपने प्राइस को, अगर आप अपने सेल्स के जो प्राइस होते हैं, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के दाम को थोड़ा सा घटा दोगे तो आपका सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा, प्रोडक्शन का मतलब सेल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाई ऑफिशियल क्या बोलता है, जो बड़ा है पोस्ट पे, जो आपका मैनेजर है, मैनेजर से भी बड़ा है, तो क्या बोलता है, नहीं, प्राइस को इंक्रीज करो जिससे तुम्हारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब समझो यहाँ पे हाई ऑफिशियल ने क्या बोला, वो तो कभी नहीं सोचेगा कि मैं प्राइस को कम करूं, वो क्या सोचेगा, प्राइस को उतना रहने दो या उससे बढ़ाओ जिससे तुम्हारे रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वो लेवल की बात होगी, बोला ना, उसने क्या बोला कि दो अलग अलग एम्प्लॉय हो गए, अलग अलग की सोच अलग अलग हो गई। तो एम्प्लॉय ने कुछ अलग सोचा और हाई ऑफिशियल ने अलग सोचा, दोनों की सोच में क्या हो गई, दोनों का एटीट्यूड क्या हो गया, वहां पे अलग अलग हो गया। अब देखो जब ये बात डायरेक्टिंग तक पहुंची तो क्या करेगा, वहां पे हाई ऑफिस, देखो यहाँ पे लिखा गया है हाई ऑफिशियल एंड सेल्स डिपार्टमेंट दोनों मिलके काम करेंगे। अगर दोनों के बारे में, तो क्या करेंगे, फाइंड अदर वे टू द सेल्स इंक्रीज, वो दोनों सोचेंगे कि मैं सेल्स को कैसे इंक्रीज करूंगा। कभी भी हाई ऑफिसर ये नहीं सोचेगा कि मेरा दाम कम हो और मेरा रेवेन्यू कम हो। दाम कम होगा तो एक्चुअली दाम कम हो, भले सेल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने 10 रुपए का सामान बनाया तो 10 ही सामान बेचा, 8 रुपए का सामान बनाऊंगा तब भी
अगर 12 बिकेगा तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, उतना ही आएगा। तो कभी भी बड़ा सेल्स हाई ऑफिसर कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे प्राइस को डिक्रीज करो, लेकिन सेल्स ऑफिसर क्या सोचता है कि प्राइस डिक्रीज होगा तभी सेल्स इंक्रीज होगा। लेकिन अब ये दोनों मिलकर क्या सोचेंगे, तो हाई ऑफिशियल क्या सोच रहा है कि नहीं, तुम उसको प्राइस को गिराओ मत, प्राइस डिक्रीज मत करो, उसके जगह पे उसको डिस्काउंट दो, उसको ऑफर दो, उसको गिफ्ट का लालच दो। अब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंसिंग रहेगा तो काम क्या होगा, अच्छे से होगा। तो देखो वो दोनों के अंदर बैलेंसिंग हुआ। हाई ऑफिशियल सेल्स डिपार्टमेंट से बात किया, उसने अच्छे तरीके से उसको समझाया कि नहीं, कोई और तरीका ढूंढो, कोई और वे ढूंढो कि जिसके द्वारा सेल्स इंक्रीज हो सके। तुम ऑफर दो, डिस्काउंट दो, लालच दो किसी चीज का, ऐसा जो तुम्हें करना है करो, जिसके द्वारा हमारा सेल्स इंक्रीज होना चाहिए, प्राइस गिरना नहीं चाहिए वहां पे। So directing create the balance, देखा गया दोस्तों, directing create the balance between the employee and organizing to make them to understand the organization and the interest of the same direction। तो दोनों को एक दिशा में चलना, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर्स हो, वो दोनों का बैलेंसिंग अगर अच्छे से रहेगा तो हमारा गोल भी क्या होने के चांसेस रहेंगे, अचीव होने के चांसेस रहेंगे। समझ गया सबको? चलो अब इसको नोट कर लो, तब आते हैं इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय इफेक्ट पे। हमारे पास पांचवा पॉइंट है इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय इफेक्ट। देखो उसी तरह है जो हम लोगों ने ऊपर देखा ना, बैलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम चीज वैसे ही है। हमने बैलेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में समझा वहां पे कि एक हाई लेवल और एक लो लेवल्स में दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। सेम इसी तरह है इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय इफेक्ट में। देखो वही लिखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी डिफरेंट लेवल होते हैं, उनकी डिफरेंट जॉब पोजीशन होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले में क्या लिखा था कि उसके डिफरेंट लेवल होते हैं और लेवल के अलावा उनका व्यू अलग अलग होता है। मैंने ऊपर तो ये देखा ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखा, उनकी जॉब पोजीशंस अलग अलग होती है, ठीक है। बट ऑल द इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। देखो मैंने जो ऊपर डायग्राम बना था सेम चीज वही लिखा है वहां पे कि देखो यहाँ पे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं और उनके लेवल भी अलग होते हैं, उनकी जॉब पोजीशंस अलग होती है। और ऊपर वाले में मैंने क्या बोला था, याद आ गया? उनके व्यू अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, और यहाँ पे सबकी जॉब पोजीशन अलग होती है, लेकिन हर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब कैसे समझो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिखा गया इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल एट द डिफरेंट जॉब पोजीशन। देखो यही लिखा गया यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने यहाँ पे लिखा गया, इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल एट डिफरेंट जॉब पोजीशन। The employee may differ in the level of authority and the type of job assigned, the all interrelated to each other। देखो इसका मतलब समझ लो कि एम्प्लॉय कंपनी में है, उनकी जॉब अलग अलग है, उनकी जॉब पोजीशंस अलग अलग है, अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं। अब तो सोचोगे कैसे सर, तो देखो मैं कैसे बताता हूँ। हमारे पास कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ और एक मेरा हो गया परचेज डिपार्टमेंट। ध्यान दो यहाँ पे, इसी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान समझिएगा, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या बोलेगा, किसको देखेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को देखेगा। परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मेरे पास रॉ मटेरियल्स खत्म है, समाप्त हो गए। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी वहां पे उसके अंडर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके अंडर में जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको डायरेक्शन देगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए हैं, तो आप क्या करो, उसको जल्द से जल्द पहुंचाओ। तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट दोनों मिलके काम किए। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन का लेवल अलग था, परचेज डिपार्टमेंट का लेवल अलग था, दोनों की जॉब पोजीशंस भी अलग अलग थी, यही पहले में बोला। लेकिन डिफरेंट पोजीशंस अलग होने की वजह से, उनकी अथॉरिटी भी अलग अलग होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। समझ गया? तो जब हमने क्या देखा कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट अलग हैं, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में होकर भी वो क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय इफेक्ट। तो हमारा गोल क्या हो जाएगा, अचीव। अगर वो मना कर देगा तो क्या होगा, परचेज, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन अगर परचेज डिपार्टमेंट को देगा ही नहीं, तो क्या परचेज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज मंगाएगा सामान को, नहीं मंगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो
क्या होगा, काम अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो काम अच्छे से नहीं होगा। तो यही लिखा गया है। सो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एफर्ट एंड बिकम द ग्रुप ऑफ पावरफुल एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर वो डायरेक्टिंग यही बताता है कि अगर भले हमारी अथॉरिटी अलग अलग है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, लेकिन अगर हम एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो हम किसी भी गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। समझ गया? तो बस मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक समझाया, वही से आपको लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय, उनके लेवल अलग अलग, जॉब पोजीशंस भी अलग अलग, अथॉरिटी अलग अलग होने की वजह से क्या कर एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। और एग्जांपल आप दे सकते हो यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत होती है तो किसको ऑर्डर करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको डायरेक्शन देगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल्स खत्म हो गए, आप जाकर लेते आइएगा। जब उसके साथ इंटीग्रेट करेगा तो वो उसको सामान को पहुंचा देंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने काम को कर देगा। तो उससे क्या होगा, हमारा गोल क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5वां पॉइंट, इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय एफर्ट। अब आते हैं छठे पॉइंट पे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बार बार ये चीज आप पढ़ते आ रहे हो। यूटिलाइजेशन देखो, डायरेक्शंस क्या करें, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको ड्यूटीज असाइन कर दी गई, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, शुरू में ही दे दी गई, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टिंग क्या बताएगा कि सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, सबको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो जब सबको इंस्ट्रक्शन अगर वो डायरेक्टिंग ने दे दिया है, सबको ड्यूटीज अगर दे दिया है, तो वो अपने ड्यूटी पे काम करेंगे, ठीक है। तो जब उसको ड्यूटी पे अपने काम करेंगे तो वेस्टेज भी कम होंगे, काम भी, डुप्लीकेट काम भी क्या होगा, कम होगा। अगर सबको अगर ड्यूटी अलग दे दिया, जैसे मान लो कि सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर ने क्या कर दिया, जितने भी हमारे सेल्स के एम्प्लॉई हैं सबको क्या कर दिया, उसने ड्यूटी अलग अलग प्रोवाइड कर दी। तो क्या करेगा, ये वाला अपना काम करेगा, ये वाला अपना काम करेगा, ये वाला अपना काम करेगा, तो क्या होगा, उससे वेस्टेज भी कम होंगे, काम भी डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब इसका काम ये नहीं करेगा, इसका काम ये नहीं करेगा। मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था, अपने पीछे का लेक्चर देखिएगा, मैंने बताया था ना कि दो काम करते थे, दोनों को कॉलिंग करने का दे दिया था, तो वहां पे तो वही चीज यहाँ पे भी है। सबऑर्डिनेट आर गाइड टू यूटिलाइज द रिसोर्स मैन, मशीन और मटेरियल्स एंड द मनी ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वे। मतलब कहने का मतलब कि जो भी सबऑर्डिनेट है, मतलब जो मैनेजर या जो सुपरवाइजर है, वो बताएगा उनको कि मैन, मशीन और मटेरियल का यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है कि जिसके द्वारा हमारा क्या करे, कास्ट कम लगे और प्रोडक्शन भी क्या हो सके, ज्यादा हो सके, प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिल सके। तो ये काम कौन करेगा, मैनेजर कर सकता है या सुपरवाइजर कर सकता है। तो ये क्या होगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो आगे यहाँ पे अब आते हैं क्रिएट टीम स्पिरिट। अब आते हैं 7th पॉइंट पे, क्रिएट टीम स्पिरिट मतलब ग्रुप एफर्ट। ग्रुप आप समझ गए, ग्रुप एफर्ट का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि एक साथ मिलजुल के काम करना, ठीक है। डायरेक्शन, फोकस ऑफ द मोटिवेट एंड सबऑर्डिनेट द ग्रुप एफर्ट, ठीक है। ग्रुप एफर्ट या टीम स्पिरिट प्ले द विटल रोल ऑफ द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द इंडिविजुअल। ये तो सही बात है, अगर आप कभी भी एक साथ काम करोगे, मिलजुल कर काम करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस होने में कोई रोक ही नहीं सकता, वो सक्सेस होकर ही रहेगा, मतलब आगे बढ़ के ही रहेगा, ठीक है। देयरफॉर द रोल ऑफ मैनेजर एंड द डायरेक्टर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट गाइडिंग मोटिवेट द एम्प्लॉय टू अचीव द गोल। तो देखो, चाहे मैनेजर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे कंपनी के एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो देखो सबको एक साथ ग्रुप में काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। कि देखो अलग नहीं कि मैं ये अलग काम कर रहा ही नहीं, मिलजुल के काम करो। मैंने बोला ना कि अगर मैंने पीछे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आपको समझाया था, स्टाफिंग समझाया था, तो मैंने वही चीज थोड़े थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे जुड़ के आएंगे। मैंने वहां पे एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है, 10 का काम करना है और एक एम्प्लॉय सडनली बीमार हो जाता है, वो नहीं आ पाता है, तो क्या करेगा, दूसरा वाला उस ग्रुप का बंदा क्या करेगा, उस काम को कर सकता है। अगर उन दोनों के अंदर है क्षमता है तो कर सकते हैं। मान लो कि अगर एक साथ अगर ग्रुप में रहकर हम काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं, वहां पे हमारा सब ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वहीं पर वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, अगर हमारा ग्रुप टूट जाएगा, हमारी बोलते हैं यूनिटी बोल सकते हैं। अगर यूनिटी हमारी एक साथ रहेगी तो हम किसी काम को कर सकते हैं। अगर यूनिटी नहीं है हमारे अंदर, हमारे कंपनी के अंदर यूनिटी नहीं है, ग्रुप एफर्ट नहीं है, तो हमारे कंपनी क्या होगा, वहां पे सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो टूट जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा इफेक्ट किसका होता है, टीम स्पिरिट का होता है, एक ग्रुप एफर्ट का होता है। तो देयरफॉर
द रोल ऑफ मैनेजर एंड डायरेक्टर, देखो यहाँ पे रोल ऑफ मैनेजर एज द डायरेक्टर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय अचीविंग द गोल। उसको हमेशा गाइड करता रहता है, हमेशा मोटिवेट करता रहता है एम्प्लॉय को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसमें ग्रुप इफेक्ट में कौन आ गया, मैनेजर्स भी आ जाएगा। तो बोला गया तो डायरेक्शंस फोकस द मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट ग्रुप इफोर्ट आ टीम स्पिरिट प्लेड द विटल रोल ऑफ सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन द इंडिविजुअल इफोर्ट। अगर कोई भी काम अकेला काम करना है तो अकेले काम को अगर कर रहे हो आप लोग, एक ही प्रोजेक्ट अगर आपको मिला है तो उसमें आप ग्रुप में अगर करोगे, साथ साथ मिलकर करोगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उस काम को क्या कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, एक्सप्लोरर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। लास्ट पॉइंट है हमारा कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे बस एक कहानी है, छोटी सी स्टोरी है, वो समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी क्वालिफिकेशंस आपने देखा, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपने उसको जॉब दे दिया, तो उसकी पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्षमता क्या है। एवरी इंडिविजुअल है द वेरियस कैपेबिलिटी, हर एक एम्प्लॉय के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है, उसकी अलग अलग पोटेंशियल होती है, ठीक है। उसके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से होती है। जैसे हमने बोला ना कि अगर कोई काम वो 10 कर देता है, कोई एम्प्लॉय 12 काम कर देता है, तो उसकी अलग अलग क्षमता होती है। तो डायरेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्टिंग हैव टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द इनकवरिंग द मोटिवेशन द जस्ट लाइक द लीडर। उसने क्या किया कि देखो एक एम्प्लॉय क्या करता है कि एक काम को एक दिन में वो 10 ही तो 10 ही प्रोडक्शन दे पा रहा है, मतलब 10 का ही सामान बना पा रहा है, और एक एम्प्लॉय करता है 15 सामान बना देता है। तो देखो उसकी कैपेबिलिटी अलग है, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग है दूसरे वाले की, और फर्स्ट वाले की जो उसके अलग, वो 10 काम करता है, वो 15 काम करता है। तो वहां पे डायरेक्टिंग ने क्या बोला कि जो अगर 15 एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, उसके अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वो काम को अच्छे से कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो आप उसको मोटिवेट करो एक ऐसे लीडर की तरह, और उसको क्या करो, आप उसको बार बार इंकरेज करो, आप उसके हौसले को बढ़ाओ, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्या करो, आप उसको अवार्ड दो, चाहे कोई भी ये करो। जो कम कर रहा है आप उसके कार्य को क्या करो, उसको मोटिवेट करो, उसको भी क्या करो, आप हौसला दो कि आप काम को अच्छे से कर सकते हो। तो यही बोला कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब कि अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो उस कैपेबिलिटी को अगर पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको इंकरेज करना है। मतलब उसने 15 काम किया तो उसको इंकरेज करो, या जो कम काम किया उसको इंकरेज करो, उसको मोटिवेट करो एज द लीडर की तरफ से, एक मैनेजर होने के हिसाब से या एक सुपरवाइजर होने की तरफ से। तो ये आज हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़ा, और मुझे पता है सबको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप लोग सब लोग इसको 8 पॉइंट को खुद से लिखो, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया था सबको आप उस पर सेंड करो कि क्या आपने राइट लिखा क्या। अगर आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कीजिए कि मुझे बोल दीजिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए ये, तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा यहाँ से डायरेक्टली, तो आपको वहाँ से आप कर सकते हैं। और मेरे आपका ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लास्ट बार आपका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो चैनल होता है यूट्यूब पे जाएगा तो वहाँ से मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आपके वीडियोज हैं आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।